अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम कर थे मेजर ऑफ फर्टिलिटी, जिसमें मैंने आपको पहले 4 बता दिए थे और बहुत आसान से बस चारों की एक एक बात याद रखनी कि ये क्रूड है, इसमें क्रूड को थोड़ा सा रिफाइन किए, इसमें एज को ले आना ऊपर नीचे और टोटल में एज वाले को सबको टोटल करना है। अब ग्रॉस प्रोडक्शन रेट है, इसमें आपने दो बातों को बस ध्यान में रखना है, ठीक है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ग्रॉस प्रोडक्शन रेट के नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं, नंबर ऑफ बेटियां, कितनी बेटियां जो है वो एक औरत प्रोड्यूस करेगी, जो कि अगर जैसा आजकल फर्टिलिटी का पैटर्न चल रहा है, अगर वैसा ही पैटर्न वो भी फॉलो करती है, तो कितनी बेटियां एक औरत जो चाइल्ड बियरिंग एज के प्रोड्यूस करेगी, वो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न, कि हम ऊपर की तरफ इसमें लिखते हैं एवरेज गर्ल्स, ठीक है, हमेशा लड़कियां खाली, एवरेज गर्ल्स बोर्न टू अ वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन सारी की सारी जो कि अभी जो करंट फर्टिलिटी पैटर्न चल रहा है उसको एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है। वुमेन जो हमारे पास अगर हम लिखेंगे वुमेन हु आर एक्सपीरियंसिंग द करंट फर्टिलिटी पैटर्न, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट आएगा। तो दो बातों को याद रखना इसमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स या लड़कियां जो पैदा होंगी किससे, उस औरत से जो कि मतलब सारी औरतें इस वक्त इस माशरे में या उस एरिया में या उस जगह पे जितनी औरतें हैं जो उस वक्त चाइल्ड बेयरिंग एज में है, और जाहिर सी बात है चाइल्ड बेयरिंग एज में होंगी तो करंट फर्टिलिटी पैटर्न जो भी चल रहा है, चाहे एक औरत 4 बच्चे या 5 बच्चे प्रोड्यूस करती है, सपोज ये पैटर्न चल रहा है, तो जो भी करंट पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न को जितनी भी उस माशरे में वो ऐसी खवातीन हैं जो चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं, उनमें से कितनी ऐसी होंगी जो कि लड़कियां या बेटियां जिनसे प्रोड्यूस होंगी, ये हमारे पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट बताते हैं, ठीक है। टोटल चाइल्ड बेयरिंग एज की फीमेल्स में से लड़कियां कितनी फीमेल्स प्रोड्यूस करेंगी। अच्छा, उसके बाद जो आपका नेट रिप्रोडक्शन रेट है ना, NRR कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके MCQ में आपसे पूछते हैं, MCQ में बेसिकली कि आप ये बताएं कि किसी भी पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर है वो क्या चीज़ है, ठीक है। ये आपने याद रखना है लफ्ज़, डेमोग्राफी का इंडिकेटर क्या चीज़ होती है, वो हमारा नेट रिप्रोडक्शन रेट होता है। नेट रिप्रोडक्शन रेट में हमारे पास होता है कि एक न्यू बॉर्न गर्ल जो है, मतलब एक नया जो बच्ची पैदा हुई है, नई बच्ची जो पैदा हुई है, अगर उस वक्त उस माशरे में जो भी फर्टिलिटी पैटर्न चल रहा है, चाहे वो मतलब अगर सपोज उस माशरे में उस वक्त फर्टिलिटी पैटर्न ऐसा चल रहा है कि तकरीबन एक जो औरत है वो सपोज करते हैं कि 4 लड़कियां, मतलब नहीं 2 लड़कियां हर औरत जो है वो पैदा कर रही है जो चाइल्ड बेयरिंग एज की है, और कुछ ना कुछ बीच में से मर भी जाएंगी, जाहिर सी बात है, जो भी उस वक्त का फर्टिलिटी पैटर्न है, अगर वही पैटर्न फॉलो होता रहे तो एक न्यू बॉर्न गर्ल, ठीक है, औरत नहीं, एक न्यू बॉर्न लड़की कितनी मजीद डॉटर्स प्रोड्यूस करेगी, वो चीज़ पता चलती है नेट रिप्रोडक्शन रेट से। तो दो बातें डिफरेंस है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में था कि जो औरत है जो चाइल्ड बियरिंग एज की उम्र में और जो करंट फर्टिलिटी पैटर्न को फॉलो कर रही है वो कितनी लड़कियां पैदा करेगी, और नेट रिप्रोडक्शन रेट में है कि एक न्यू बॉर्न लड़की मजीद कितनी बेटियां पैदा करेगी अगर जो है यही पैटर्न चलता रहे। तो ये दोनों डिफरेंट है। और नेट रिप्रोडक्शन रेट का आपसे फॉर्मूला कोई नहीं पूछता, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ये न्यू बॉर्न लड़की है, ठीक है। नेट रिप्रोडक्शन रेट में एक नई पैदा हुई बच्ची है कि अगर वो ये पैटर्न फॉलो करेगी तो वो मजीद कितनी बच्चियां पैदा करेगी, तो ये है। और NRR इज योर इंडिकेटर ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक इंडिकेटर होता है हमारे पास NRR, ठीक है। अगर आपका NRR 1 कंसिडर है तो इसका मतलब ये है कि आपका जितनी जो है वो नई पैदाइश होगी उतना ही मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। अगर आपका NRR 1 के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब ये होता है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है, याद रखने वाली बातें हैं कि NRR डेमोग्राफिक इंडिकेटर है और NRR इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जितनी नई पैदाइशें होंगी उस एरिया में उतनी ही अमवात हैं, उतनी ही डेथ्स हैं। इसका मतलब ये कि वो जगह बहुत आइडियल जगह है, क्योंकि जहाँ पर इस तरह का सिलसिला बराबर हो वो अच्छी सही जगह होती है, ठीक है। लेकिन NRR अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि बर्थ ज़्यादा हो रही है, पैदाइश का चांस ज़्यादा है और डेथ कम है, जिसका मतलब है कि पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। तो लोगों की कोशिश ये होती है कि NRR को डिक्रीज करें, कम की तरफ लाएं, ताकि उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोसिवली ना बढ़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको याद रखना है। फिर जो चाइल्ड वुमेन रेशियो है ना, ये सिंपली ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन, ये रेशियो है। रेशियो में आपको पता है कि हम दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो ये कंपैरिजन है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक एरिया में है, हम उनकी कोई एज डिफाइन कर लेते हैं, सपोज 5 साल तक के, रेशियो नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, वुमेन की भी हम एज डिफाइन कर लेते हैं कि जो 15 से लेकर 49 यानी रिप्रोडक्टिव एज। ये कब इस्तेमाल होता है, जब आपके पास जो स्टैंडर्ड ये
स्टेटिस्टिक्स है ना सारे के सारे फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, अगर ये हमारे पास नहीं अवेलेबल, जिस तरह ये ग्रॉस रिप्रोडक्शन है, टोटल फर्टिलिटी है, ये सब स्टेटिस्टिक्स ना हो, तब चाइल्ड वुमेन रेशियो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आपका आता होता है कि चाइल्ड वुमेन रेशियो कब इस्तेमाल होता है, तो आपने याद रखना जब ये स्टेटिस्टिक्स बाकी नहीं होते तब चाइल्ड वुमेन रेशियो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंपली। फिर प्रेगनेंसी रेट है सिंपली तो नंबर ऑफ जो प्रेगनेंसीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, सॉरी टोटल नंबर ऑफ जो मैरिड वुमेन है, प्रेगनेंसी में तो मैरिड आएंगी ना, चाइल्ड बेयरिंग एज वाली तो नहीं आएंगी। तो प्रेगनेंसी रेट सिंपली है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज जो है वो उसको डिवाइड कर देंगे जितनी टोटल मैरिड वुमेन है उनसे, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। अबॉर्शन रेट टोटल नंबर ऑफ अबॉर्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कर देंगे, ये भी आ सकते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ अबॉर्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो फीमेल्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज है, दोनों तरह से अबॉर्शन रेट कैलकुलेट हो सकते हैं। ठीक है, जब अबॉर्शन रेशियो की बात आएगी ना, याद रखना ये डिफरेंट है। अब रेशियो में फिर बात है दो डिफरेंट क्वांटिटीज को हमने कंपेयर करना है। तो अबॉर्शन रेशियो में एक तरफ आप करेंगे कि नंबर ऑफ अबॉर्शंस, ठीक है, अबॉर्शन एक चीज होती है कि जो चीज यानी कि जो पैदा नहीं हुआ बच्चा, जो अबॉर्ट हो गया, रेशियो उसका लेंगे हम नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स से। तो बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें जिनको कंपेयर किए। ठीक है, तो अबॉर्शन रेट में क्या था, नंबर ऑफ अबॉर्शंस, रेट में हम कहते हैं ना कि हम टोटल चीज में से कोई एक टुकड़ा निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अबॉर्शंस हम निकालेंगे किस में से, टोटल फीमेल ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज में से या टोटल फीमेल हु आर प्रेग्नेंट में से, क्योंकि टोटल प्रेग्नेंट फीमेल में से सारी की सारी तो अबॉर्शन नहीं करेंगे, कुछ ही की अबॉर्शन होगी, तो वो अबॉर्शन रेट होगा। और रेशियो में हम टोटल अबॉर्शंस को टोटल लाइव बर्थ से कंपेयर करेंगे, तो वो रेशियो होगा। ठीक है, और मैरिज रेट होता है कि नंबर ऑफ मैरिजेस डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन आप कर लें तो भी मैरिज रेट आ सकता है, या फिर आप नंबर ऑफ मैरिजेस डिवाइडेड बाय टोटल अनमैरिड पीपल ऑफ 15 to 49 ईयर्स अगर करेंगे तो मैरिज रेशियो आ जाएगा। तो मतलब ये इस तरह से, बहरहाल ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो प्रेगनेंसी से लेकर यहाँ तक वाले हैं, दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस आपको नाम पता होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वो ये एनआरआर, चाइल्ड वुमेन रेशियो, क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और इससे पहले वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करना है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड की। अच्छा, पॉपुलेशन पिरामिड आपका एससीक्यू में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, एससीक्यू भी आते हैं, तो बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, किसी भी कंट्री की जब आपने एज और जेंडर के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखनी है तो वो आपको पॉपुलेशन पिरामिड एक नज़र में बता देगा। किस तरह से बनाते हैं, बहुत सिंपल है, आपको मेल और फीमेल का जेंडर वाइज आपको पता हो, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पता होगा कि जेंडर के हिसाब से, मतलब मेल और फीमेल के हिसाब से एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना है, उसमें वाई एक्सिस पे आपने एज लेनी है, और एज भी इस तरह से कि बच्चे यानी कि सबसे छोटे जो है वो बेस की तरफ होने चाहिए, 0 से स्टार्ट करना और 10, 20, 30 ऊपर की तरफ जाते जाने, ताकि बेस से हम शुरू करें तो चिल्ड्रन एज हो और ऊपर जाते जाते टिप की तरफ एल्डरली यानी बूढ़ों की एज आए। यहाँ पर आपने परसेंटेज ले लेना है, परसेंटेज मतलब मेल कितने परसेंट है और फीमेल कितने परसेंट है, जेंडर की परसेंटेज। दरमियान में लाइन शो कर रही है कि इसके दोनों तरफ जो, मतलब इस तरफ की जो कॉन्सेंट्रेशन मैं बनाऊंगी वो मेल की होगी, ऊपर मैंने एम लिख दिया, लेफ्ट साइड हमेशा मेल्स के लिए, ठीक है, और राइट साइड जो होगी ग्राफ की वो फीमेल्स के लिए होती है। कुछ इस तरह से करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल बार्स बनाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार इस तरह से, सपोज मेरे पास एक साल है, सबसे पहले 0 ईयर के बाद 1 ईयर आएगा, 1 ईयर के में मेरे पास जो पॉपुलेशन है बच्चों की, 1 ईयर के बच्चों की, वो इस तरह से कि मेल मेरे ऑलमोस्ट आ रहे हैं। यहाँ परसेंटेज की भी ना वैल्यूज होती हैं, 10, 20 लिख लेते हैं, सपोज 10, 20, 30, 40, नहीं 10, 20, 30, 40 पूरा इसे नहीं लिख सकते क्योंकि इस तरफ मेल है और इस तरफ फीमेल है। ठीक है, बस इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम इस तरह करते हैं, सपोज मेरे पास जो 1 साल के बच्चे हैं, यहाँ तक आएंगे 1 साल के, तो वो मेरे पास मेल्स ऑलमोस्ट इतने हैं। ठीक है, मैं उनका बार यहाँ तक ऐसे बनाऊंगी, और जो फीमेल्स हैं सपोज करते हैं मेरे पास वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो बस इतनी सी है 1 साल की। ठीक है, तो मेरा बार इतना सा बनेगा। तो जहां पर ये एक्स एक्सिस पे टच करे वो मुझे बता रहा है कि कितना ज्यादा मेल जेंडर है, और जहाँ ये वाई एक्सिस पे है, इस जगह पे वाई एक्सिस पे वो मुझे बताएगा कितनी एज की क्या इसका ऑलमोस्ट रेंज होगा। जैसे यहाँ पर ये आके जिस जगह टच करेगा हॉरिजॉन्टल बार, ऑलमोस्ट ये 5 साल है, मतलब 0 और 10 के दरमियान है, तो 5 साल की उम्र के बच्चों का सपोज ये मैंने बताया हुआ है। इस तरह हम सारी एज के लिए मतलब मल्टीपल हॉरिजॉन्टल बार्स इस तरह बनाते जाते हैं, जो भी हो, मतलब मेल और फीमेल के हिसाब से, मेल अगर कहीं पर ज्यादा है, कहीं फीमेल कम है, कहीं हो सकता है दोनों का साइज ये बराबर होगी। ठीक है, कहीं पर हो सकता है मेल कम हो फीमेल ज्यादा हो, इस तरह से ना इसे पूरा ऊपर तक ज्यादा जाएगा, और नीचे बच्चे होंगे और ऐसे ऐसे जवान और फिर बूढ़े, जैसे ये एज कॉम्पोजिशन लिखी हुई है। इस तरह जब पूरा पिरामिड आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो आपको देखने से एक नजर आपको समझ आ जाती है कि इधर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसी, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी।
ये देखिएगा, ये आपकी एक्सेल का बना हुआ जो है वो पिरामिड है। अब इसमें इन्होंने कितने अच्छे से दिखाया हुआ है कि ये रेड वाले लेफ्ट साइड पे सारे मेल्स हैं, वाइट पे राइट पे सारी फीमेल्स हैं, और बाकी ग्राफ उसी तरह का है। अब इसको देखने से क्या हमें आइडिया होता है, बहुत आराम से हमें पता चल जाता है। अगर ये पाकिस्तान वाला आप देखें कि सबसे ज़्यादा, सबसे ब्रॉड ग्राफ जो है सबसे नीचे है, इसका मतलब बच्चों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और ओल्ड पॉपुलेशन सबसे कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज़ ये बता रही है। फिर मेल फीमेल की डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट बराबर है इसमें, ठीक हो गया। फिर आप ये जापान का ग्राफ देखें जो इसके साथ ही बना हुआ है। अब इसमें हमारे पास बच्चे भी मतलब बच्चे थोड़े से इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब उतने ही ऑलमोस्ट, लेकिन ये जो जवानी वाली साइड है ना, ये ज़्यादा बाहर निकल रही है, ये ज़्यादा मोटी है, और फिर बूढ़े आते आते कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि इनके पास वर्किंग पावर, यानी जो यंग पीपल होते हैं वो वर्किंग पावर ऑफ द नेशन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और मेल फीमेल इनमें भी ऑलमोस्ट बराबर है। अब आप ये यूएस का देखें तो यूएस का ऐसा है, तो ये आपको एकदम से एक आइडिया दे देते हैं कि आइदर पे उनकी पॉपुलेशन में वर्किंग पावर ज़्यादा है, ओल्ड एज ज़्यादा है, या फिर क्या हिसाब किताब है। और इसी से हमें मेल फीमेल रेशियो का भी पता चल जाता है, पॉपुलेशन चेंजेस का पता चल जाता है। तो ये इसके बड़े फ़ायदे हैं। और जितनी ओल्ड एज ज़्यादा होगी उतना ही हमें अंदाजा होगा कि डिपेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब जितने ओल्ड पीपल डिपेंडेंट पीपल होते हैं ना, तो ये हमें पास फ़ायदे होते हैं इसके पॉपुलेशन ग्राफ के। और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान वाला वो ट्रायंगुलर है क्योंकि उसकी बेस ब्रॉड है और ऊपर से नैरो है, ऐसे करके है। इसी तरह जो जापान वाला है उसको हम कहते हैं, उसका जो नाम होता है लाइक उसे बी हाइव कहते हैं, जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है ना, इस तरह से कुछ करके बना हुआ, ठीक है। इस किस्म का होता है जापान। और ये सिंगापुर वाले मुल्क का, जिन मुल्कों में वर्किंग पावर यानी जवान लोग ज्यादा होंगे उन वो दरमियान से चौड़ा होगा, ओल्ड एज में भी कम होगा और बच्चों में भी कम होगा, तो वो ऐसे बी हाइव पैटर्न होता है। और यूएस वाले लोग जिनमें ऑलमोस्ट सब कुछ बराबर होता है उनका ऐसे रेक्टेंगुलर सा पैटर्न होता है। अब बिल्कुल रेक्टेंगल तो नहीं होगा लेकिन एक मिलती जुलती शक्ल होती है, ठीक है। तो ये 3 इसके टाइप्स हैं। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, अगला वीडियो इंशाल्लाह उसमें खत्म कर दूंगी मैं डेमोग्राफी में। तो कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।